स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। आप सभी लोग बीएससी पार्ट सेकंड से बीएससी पार्ट थर्ड में प्रमोट हो चुके हैं, तो अब आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है वो बीएससी पार्ट थर्ड इसकी करनी है। तो कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो आपको करनी है, उसमें सबसे पहला काम आप लोगों को कॉलेज आकर बीएससी पार्ट थर्ड का एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। पहला काम हुआ, ताकि जो प्रमोट करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे पूरा किया जा सके। तो पहला काम तो आप ये करेंगे। नंबर 2, दूसरा काम, अपने कॉलेज में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट है और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है। तो आपके कोई नेबर है, पड़ोस में कोई रहता है, कोई आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, और वो अगर बीएससी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप उसे बताएं कि अपने कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस शुरू है, वो आकर एडमिशन ले सकता है। और ऑनलाइन क्लासेस ईयर अराउंड, वर्ष पर्यंत चलेगी, तो उसका भी फायदा वो उठा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे आज डिस्कस कर रहा हूं, जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश आते हैं, तब भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपन ऐसे ही स्टार्ट रखेंगे, ताकि जो स्टूडेंट जिनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलर नहीं आ सकते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेटर रहेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस अपनी ईयर अराउंड चलेगी। तो जो लोग नहीं आ सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वे भी एडमिशन ले सकते हैं और घर पे बैठ के ईयर अराउंड पूरे सिलेबस को ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं। चौथी बात जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आप सभी लोग कॉलेज के पुराने विद्यार्थी हैं, 2 साल आप इस कॉलेज में बिता चुके हैं। तो आप अपने जो नए फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें एक बार कॉलेज लेकर आए, कॉलेज का विजिट करवाएं, और क्यों अपना कॉलेज बाकी के कॉलेजों से अलग है पढ़ाई के मामले में, अदर एक्टिविटी के बारे में, तो वो भी आप उन्हें बताएं। तो ये सब जानकारियां आपको समझ में आई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं RH फैक्टर के बारे में। आज का जो टॉपिक है अपना, तो आज का टॉपिक है RH फैक्टर, जिसे हम रीसस फैक्टर इस नाम से भी जानते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। तो इस यूनिट में जो 50% वेटेज था, वो तो था डाइजेशन का, जिसके बारे में हमने 7 से 8 वीडियोस बनाए और उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। आज से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम से है। तो उसका एक टॉपिक आज मैंने लिया है RH फैक्टर, जिसे हम रीसस फैक्टर इस नाम से भी जानते हैं। तो RH फैक्टर को आप रीसस कारक इस नाम से भी जानते हैं। तो डिस्कस करेंगे RH फैक्टर क्या है, पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर दूसरा डिस्कशन मेरा ये रहेगा कि RH फैक्टर की सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, और फिर कुछ कंडीशंस में डिस्कस करूंगा कि क्या होता है RH कारक के कारण। तो ऐसी कुछ स्थितियां भी अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं RH फैक्टर के साथ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं किसके साथ? इरिथ्रोसाइट्स के साथ। सबने नाम सुना हुआ है। इरिथ्रोसाइट्स को पॉपुलरली RBC, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स इस नाम से जाना जाता है। तो जो इरिथ्रोसाइट्स हैं ये ब्लड में उपस्थित कोशिकाएं हैं। तो पहली बात मैंने की इरिथ्रोसाइट के बारे में। तो हम क्या देखते हैं कि जो इरिथ्रोसाइट है RBC है, मैं बात कर रहा हूं उस RBC की सरफेस की, कि अगर हम RBC की सतह पर, सरफेस पर देखें तो वहां पर हमें कुछ प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। तो क्या है कि बात की इरिथ्रोसाइट की RBC की, और उस RBC की सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स हैं, और ऐसे ही एक प्रोटीन का नाम जो आज डिस्कस कर रहा हूं, उस फैक्टर या उस प्रोटीन का नाम है RH फैक्टर। ठीक बात। तो देखो ऐसे ऐसे तो और भी फैक्टर है, जैसे आपने अगर ब्लड ग्रुप पढ़ा, हमारा अगला टॉपिक रहेगा A एंटीजन, A प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन कहें, B ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों हो तो AB, कोई नहीं है तो O। कल मैं डिस्कस करूंगा ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी मैं ब्लड ग्रुप के AB एंटीजन के बारे में डिस्कस नहीं करके RBC की सरफेस पर इरिथ्रोसाइट की सतह पर उपस्थित एक अलग ही प्रोटीन की बात कर रहा हूं, जिसे नाम दिया RH फैक्टर। तो बात करता हूं सबसे पहले किसने खोजा, तो नाम आता है लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों का। नाम याद हुआ? पहले वैज्ञानिक का नाम है लैंडस्टीनर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है वीनर। तो लैंडस्टीनर और वीनर, इन दो वैज्ञानिकों को क्रेडिट जाता है RH फैक्टर की डिस्कवरी का, RH कारक की खोज का। तो वैज्ञानिकों के नाम तो आपको याद हुए, इट इज लैंडस्टीनर एंड वीनर। अब क्या कर रहे थे ये, क्या एक्सपेरिमेंट किया जब इन्होंने खोज की? तो क्या किया कि लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या किया कि जो रीसस मंकी है, इसके ब्लड
का एक सैंपल लिया और उस रीसस मंकी के ब्लड के सैंपल को इन्होंने एंटर करवाया रैबिट की बॉडी के अंदर या रैबिट के ब्लड में एंटर करवाया। तो क्या देखा कि जब रीसस मंकी के ब्लड को रैबिट की बॉडी में एंटर करवाया जाता है तो रैबिट की बॉडी में ब्लड में एग्लूटिनेशन समूहन की क्रिया होती है। बाद में जब लैंडस्टीनर और वीनर ने इस कारण का पता लगाया कि किस कारण रीसस मंकी के ब्लड को रैबिट में एंटर करवाने पर समूहन होता है, तो उन्होंने ये पता लगाया कि रीसस मंकी के ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर एक विशेष प्रोटीन है जो रैबिट की आरबीसी की सरफेस पर नहीं था। तो रैबिट की बॉडी ने इस प्रोटीन को फॉरेन नॉन सेल्फ की तरह रिएक्ट किया और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई और जिसके कारण समूहन की क्रिया हुई। अब ये फैक्टर, ये प्रोटीन पहली बार रीसस मंकी के ब्लड में खोजा गया, इसलिए लैंडस्टीनर और वीनर ने इसका नाम RH फैक्टर या रीसस फैक्टर दिया। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया कैसे खोज हुई। तो हमारे लिए जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो दो बातें यहां तक हमें याद रखनी चाहिए। पहली चीज, RH फैक्टर या जिसे रीसस फैक्टर कहा गया वो है कहां पर कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है और ये प्रोटीन इरिथ्रोसाइट जो हमारी आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनकी सतह पर उपस्थित एक प्रोटीन है। एक चीज तो ये याद रखने की हुई। दूसरा, वो एक्सपेरिमेंट जिससे पता चलता है कि RH कारक की खोज किस प्रकार हुई, इसकी डिस्कवरी। तो दो वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरा वीनर। क्या एक्सपेरिमेंट था वो समझ में आया और क्या कारण है इसका नाम RH फैक्टर या रीसस फैक्टर दिया गया। तो दो बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो यहां तक आपको समझ में आई। अब मैं बात करूंगा तीसरी बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या देखा कि बाद में इन्होंने बताया कि जैसा ये प्रोटीन रीसस मंकी की इरिथ्रोसाइट पर प्रेजेंट होता है, वैसा ही एक प्रोटीन या वैसा ही एक फैक्टर मानव की जो इरिथ्रोसाइट है, आरबीसी है, उसकी सरफेस पर भी प्रेजेंट होता है। तो रीसस मंकी के बाद इस कारक या इस प्रोटीन की उपस्थिति का पता मानव में भी लगा कि मानव की आरबीसी की सतह पर भी ऐसा ही एक प्रोटीन, ऐसा ही एक कारक उपस्थित होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्व क्या है इस फैक्टर का। तो क्या देखा लैंडस्टीनर और वीनर ने
कि ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें, मानव की समष्टि की बात की जाए, तो लैंडस्टीनर और वीनर ने देखा कि सभी व्यक्तियों की आरबीसी की सरफेस पर ये प्रोटीन, ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सरफेस पर ऐसा फैक्टर या ऐसा प्रोटीन है, तो उनको सिंपली कहा गया RH पॉजिटिव, यानी जिनमें या जिनकी आरबीसी की सतह पर ये पर्टिकुलर फैक्टर, ये पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, वो सब RH पॉजिटिव है। और विपरीत बात करें, अपोजिट, कि जिनकी ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर ऐसा कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई कारक प्रेजेंट नहीं है, वे सभी RH निगेटिव कहलाएंगे। तो RH पॉजिटिव में ये फैक्टर है, RH निगेटिव में ये फैक्टर नहीं है। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 93% जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव की है, केवल रिमेनिंग 7% है वो ही RH नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहां पर ये रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में अप्रोक्सीमेट 85 से 87% जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव है, और लगभग 13 से लेकर 15% पॉपुलेशन नेगेटिव होती है। तो ये एक हमने कंपैरिजन किया इंडियन पॉपुलेशन की और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें क्या चेंजेस हैं इनके परसेंटेज में। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। ओके, नंबर 1, जो पॉजिटिव है RH पॉजिटिव, यानी इस फैक्टर की प्रेजेंस, ये डोमिनेंट फैक्टर है और नेगेटिव रिसेसिव फैक्टर है। बात ठीक है? तो मान लो कोई व्यक्ति है, मेल की बात कर रहा हूं, पुरुष की बात कर रहा हूं, मेल RH पॉजिटिव है और उसकी मैरिज एक ऐसी महिला से हुई जो RH नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात, देखते हैं क्या डिस्कशन किया मैंने कि मेल और ये फीमेल, फीमेल RH नेगेटिव है, मेल आपका RH पॉजिटिव है। और मान लो F1, फीमेल के यूटेरस में जो फीटस एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव मैंने कहा डोमिनेंट है, तो जो एम्ब्रियो फीमेल के यूटेरस में है वो RH पॉजिटिव है। यहां तक ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, ये एम्ब्रियो फीमेल के साथ यानी अपनी मदर के साथ यूटेरस के द्वारा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, यानी एम्ब्रियो और मदर के बीच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, आदान प्रदान हो रहा है। तो मान लो इस एम्ब्रियो का ब्लड फीमेल की बॉडी में एंटर हुआ प्लेसेंटा के थ्रू, तो फीमेल तो नेगेटिव है, उसमें तो ऐसा कोई फैक्टर था नहीं, तो फीमेल ने इस
पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया और ये एंटीबॉडी फिर प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो में आई तो एग्लूटिनेशन हो सकता है, समूहन। लेकिन अभी ये पहली प्रेगनेंसी है तो जो एंटीबॉडीज बनी हैं उनका अमाउंट अभी कम है, ज्यादा नहीं है। तो इस कारण जो पहली ऑफ स्प्रिंग, पहली संतति बनी, नॉर्मल हुई, किसी भी प्रकार की कोई असामान्यता उसमें हुई नहीं। ऐसा ही दूसरी बार हुआ, सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो सेकेंड टाइम एम्ब्रियो फिर पॉजिटिव है। ये फर्स्ट की बात की थी, ये सेकेंड एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, दूसरी बार गर्भावधि की बात करें, फिर पॉजिटिव है, एम्ब्रियो का ब्लड फिर फीमेल तक गया। अब एंटीबॉडी का अमाउंट बढ़ेगा। पहले एंटीबॉडी बनी तो सही लेकिन उसकी मात्रा, उसका अमाउंट कम था। दूसरी बार एंटीबॉडी का अमाउंट डबल हो गया तो अब एग्लूटिनेशन, समूहन, क्लम्पिंग के चांसेस बढ़ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्लम्पिंग हुई, एग्लूटिनेशन हुआ तो उसके कारण अब एम्ब्रियो के हर टिश्यू तक, हर सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसके कारण एनीमिया की स्थिति हुई और इस डिजीज को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस इस नाम से जाना जाता है। इसे कुछ किताबों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि जो परिवर्तनशील भ्रूण है ऑक्सीजन की कमी के कारण, एनीमिया के कारण ब्लू रंग का हो गया है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक असामान्यता हुई इस RH फैक्टर के कारण। तो इस स्थिति को हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, कि RH कारक की इस समस्या के कारण ऐसे असामान्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो क्या सलाह दी जाती है कि विवाह से पूर्व मेल और फीमेल दोनों के ब्लड ग्रुप टेस्ट किए जाए। तो अगर फीमेल नेगेटिव है, मेल पॉजिटिव है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी एक समस्या, ऐसी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कुछ इंजेक्शंस डॉक्टर लगाते हैं और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो RH फैक्टर मैरिज, विवाह के समय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करता है और विवाह से पूर्व मेल और फीमेल दोनों में इस फैक्टर की जो जानकारी है, पहचान है, वो आवश्यक हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया RH कारक के बारे में और RH कारक से संबंधित एक असामान्यता के बारे में हमने डिस्कस किया और उस असामान्यता का नाम दिया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, जिसमें फीटस, गर्भ जो है, भ्रूण जो है, उसकी इरिथ्रोसाइट्स RBC एग्लूटिनेशन, समूहन के कारण, क्लम्पिंग के कारण नष्ट होने लगती हैं। भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, एनीमिया की स्थिति आ जाती है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण समाप्त हो जाता है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा केवल सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो सामान्य शिशु का जन्म होगा, किसी भी प्रकार की कोई असामान्यता उसमें नहीं होगी। तो ये हमने एक डिस्कस किया RH फैक्टर के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो इसे हम RH
फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक जो था ये ब्लड से संबंधित था, आरएच फैक्टर। कल हम लोग ब्लड ग्रुप जो लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, किस तरह ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, उनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस इस नाम से क्वेश्चन दे दे, या आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक पुरुष है वो RH पॉजिटिव है, उसका विवाह RH निगेटिव महिला से होता है, उसकी संततियों में क्या असामान्यताएं आ सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है RH फैक्टर का, RBC पर प्रेजेंट प्रोटीन का, उसके बारे में पूरा लिखा जा सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।